राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं अभी आए, पहले एक लाइक दीजिए और फिर सब्सक्राइब दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बरसात काफ़ी तेज़ होने लगी, ऊपर से रात भी काफ़ी तेज़ थी। हल्की हवाएं चल रही थी, मानो पूरे शहर को ये अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी। आज मुंबई शहर में इतनी बारिश हो रही थी जैसे तबाही आ रही हो। ऐसा लग रहा था इंद्रदेव भी तंज से नाराज़ हो। तंज ड्राइव करके कुछ ही देर में जिंदल विला पहुंच जाता है। उसने अपनी कार को रोका और तेजी से ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर बाहर आ गया। पैसेंजर सीट पर जय बैठा था। जय तंज को अस्पताल ले में बाहर ही मिल गया था, क्योंकि जय डॉक्टर के कहने पर ही इस समय मिनी का चेकअप कराने गया था। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि तंज उसे इस हालत में मिल जाएगा। तंज गुस्से में अंदर जा रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका एक पैर सन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। उसकी वाइट शर्ट जितनी गीली थी उतनी ही उस पर खून भी लगा था। उसकी आंखों में बहुत लाल थी। उसके बाल गीले थे पर बिखरे हुए थे। उसे उसमें से पानी अभी भी टपक रहा था। मिस्टर जिंदल अपने स्टडी रूम में थे और एक फाइल पढ़ रहे थे। उन्हें जब कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो वे अपने चश्मे को उतारकर वहीं पर रख देते हैं और उसके बाद कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्होंने तंज को अंदर आते हुए देख लिया था। वे थोड़े हैरान थे। फिर खुद से बोले, तंज कभी भी अपनी डिसीज़न के खिलाफ नहीं जाता। उसका कहना पत्थर की लकीर है। उसने खुद कहा था कि वह कभी भी जिंदल विला में कदम नहीं रखेगा। पर ऐसा भी क्या हो गया कि वह खुद अपने इस फैसले के खिलाफ जा रहा है। इतना सोचते उन्होंने कुछ गलत लगा। वह जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकल आते हैं। वहीं श्रद्धा गाना गुनगुनाते हुए अपने हाथ में लोशन लगा रही थी। वह अभी भी शावर लेकर आई थी। उसके बाद वह खुद को मिरर में देखती है। उसके ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह नाइटी उसकी थाई तक ही वह और वह स्लीवलेस थी। श्रद्धा उसके गोरे हाथों लोशन लगाते हुए खिड़की से बारिश को देखती है और फिर खिड़की के पास जाकर मुस्कुराते बोली, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना सुकून मिल रहा है। काश जिंदल परिवार का कोई हैंडसम सा लड़का मुझसे पट गया होता तो आज मैं उसके साथ इस बारिश को एंजॉय कर रही होती। इतना कहकर वह हंसती और तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज़ पड़ी, तुम्हारा बारिश में एंजॉय करने का सपना मैं पूरा कर देता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। यह आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि श्रद्धा एक पल के लिए डर जाती है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, उसके बावजूद उसके माथे से पसीना निकलने लगा। वह घबराते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो दरवाजे पर तंश खड़ा था, जिसके होठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। तंश हल्के से अपनी गर्दन पर अपनी दो उंगलियों को रखकर दबाता है और अपनी गर्दन को हल्की सी टेढ़ी करता है। वह बिल्कुल साइको लग रहा था। श्रद्धा उसे इस तरह देखकर डरती है और फिर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तंश को देखकर बोली, तंश तुम यहाँ पर क्यों, तुम्हें कोई चाहिए चीज़? तंश अपना एक कदम अंदर बढ़ाता है और ठंडे स्वर में कहता है, हाँ मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी वह चीज़? श्रद्धा की आंखें में चमक आ जाती है। वह तंश की बातों को गलत वे में ले लेती है। वह बड़ी अदा के साथ चलते हुए तंश के पास आती है। तभी वह तंश के शर्ट पर लगे खून को देखती है तो वह थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर वह उस खून को इग्नोर करके तंश के करीब जाती है। उसके सिडेक्टिव वे में अपने एक उंगली को तंश के सीने पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, एक बार बोलो तो सही। कहकर वो धीरे धीरे अपने एक हाथ को अपनी गर्दन पर हाथ फेरती है। उसकी इस अदा पर कोई भी आदमी अपना दिल हार जाए। तंश की नज़र सिर्फ श्रद्धा के चेहरे पर थी। वह डेंजरस वे में मुस्कुरा और श्रद्धा की तरफ झुकते हुए बहुत ही डरावनी आवाज़ में उसके कान में बोला, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, अगर तुम नहीं दे दोगी तो मैं ले लूँगा। श्रद्धा अब तक समझ पाती तब तक तंश उसकी कलाई को पकड़कर तेजी से मरोड़ देता है। श्रद्धा का दर्द भरी चीख कुछ उठती है, आहा हाँ। तंश उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ उसे जबरदस्ती रूम से बाहर लाता है। सीढ़ियों के पास ही मिस्टर जिंदल उसे मिल जाते हैं। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसका पूरा हाथ लाल पड़ गया था। वह मिस्टर जिंदल को देखकर रोते हुए बोली,
अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, तंश क्या कर रहा है? मिस्टर जिंदल को सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तंश के गुस्से को देखकर समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है। श्रद्धा बहुत ही जोर से चीख रही थी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर मिसेस जिंदल जो सो रही थी, उनकी भी आंखें खुल गई। वह चौंकते हुए उठी और बाहर की तरफ भागी। तंश गुस्से से श्रद्धा को लेकर बाहर आ रहा था। श्रद्धा लगातार अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मेरे हाथ को। तंश तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मेरे हाथ को। श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर गई थी। तंश गार्डन में ले जाकर उसे बेरहमी से जमीन पर धक्का दे देता है। श्रद्धा डर गई थी। वह मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी। उसके घुटनों में चोट बहुत जोर में से लगी थी। बारिश तेज हो रही थी, जिस कारण ढेर सारा कीचड़ उसकी गोरी स्किन पर गिर चुका था। वह आवाज़ अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये कितना गंदा है, तुम क्या करने की कोशिश करो? वह अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाई थी कि तंश घुटनों के बल जमीन पर बैठकर बेरहमी से श्रद्धा के गाल को पकड़ लेता है। श्रद्धा शॉक्ड हो गई। उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तंश उसके गले को और भी जोर से दबाते हुए दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? श्रद्धा को तंश की बातें समझ नहीं आ रही थी। वह किसी तरह अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? तंश गुस्से में हंसने लगा। उसके चेहरे पे मास्क नहीं था, इसलिए उसका हैंडसम सा चेहरा साफ नजर आ रहा था। श्रद्धा ने तंश के प्राइवेट विला में पहली बार उसका चेहरा देखा था। तब से उसके लिए पागल हो गई थी, मगर आज वह फिर से उसे बिना मास्क के देख रही थी। लेकिन अब वह किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। उसके गले पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने बूट से एक खंजर निकाल लेता है और वह धीरे से उस खंजर को श्रद्धा के गर्दन पर चुभोते हुए सन की आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ तुमने क्या किया है। इतना कहकर वे बेरहमी से उस खंजर को श्रद्धा के गले के अंदर डालने लगता है। श्रद्धा के गले में खून निकलने लगता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तंश सरकास्टिक टोन में बोला, सही कहा, पागल ही तो हो गया हूँ मैं। मैंने अपने इस पागलपन को कब से छुपा के रखा था, पर किसी को मेरा शांत रहना पसंद नहीं आता, तभी तो मुझे छेड़ने चले आते हैं। बारिश का पानी उसके चेहरे से होते हुए जमीन पर गिर रहा था। उसके आधे बाल उसके चेहरे पर थे। श्रद्धा के गले से खून बह रहा था। वह रोते हुए बोली, तंश मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। वह रो रही थी और श्रद्धा को देखकर लग रहा था जैसे उसे सच में कुछ नहीं किया। तंश ने एक बार फिर श्रद्धा के हाथ की नस को काटते बोला, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता तुमने क्या किया है? क्या तुमने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने उस किया को पागल खाने से नहीं निकलवाया? क्या तुमने उसे मारने के लिए मेरी वाइफ ही के पास नहीं भेजा था? बोलो। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान था। जय को भी क्या हुआ था कुछ नहीं पता था। उसने श्रद्धा को घूर कर देखा। तंश उस खंजर से और भी जोर से श्रद्धा के गले को मारते हुए बोला, टेल मी, अदरवाइज नो वन कैन सेव यू फ्रॉम मी टुडे। वाई डिड यू दिस? वाई डिड यू डू दिस टू माई वाइफी? मुझे बताओ, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा आज। तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने ऐसे क्यों किया मेरी वाइफ के साथ? श्रद्धा इस बात सिसकते हुए बोली, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। जय गुस्से से बोला, अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो अभी इस वक्त तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। श्रद्धा रोते बोली, मैं सच कर रही हूँ, मैं किया आंटी से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ पागल खाने से निकलवाया था। लेकिन मैंने अमायरा के साथ कुछ भी नहीं किया। मेरे विश्वास करो तंश, मैं सच कह रही हूँ। श्रद्धा ने इतना कहा ही था कि तभी उसे बुलडॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वह डरते हुए आसपास देखती है तो कुछ ही दूरी पर कई सारे गार्ड्स बुलडॉग लेकर खड़े थे। तंश डेविल स्माइल करके बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा। ये काम तो मेरे बुलडॉग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे वह कई दिनों से भूखे हैं, तो मुझे नहीं लगता
तुम अगर उन्हें खुद को खाने दोगी तो वह पुण्य का काम होगा। कहकर वह डेविल स्माइल करने लगा, जबकि श्रद्धा का पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि वह बुलडॉग बहुत डरावने लग रहे थे और उनकी तरफ ही आने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें गार्ड्स ने अभी पकड़ा हुआ था। जय को काफी फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मिस्टर जिंदल हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ तनिष के साथ कई सीनियर डॉक्टर्स की पूरी टीम थी। वे अमायरा का इलाज कर रहे थे। पहले तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब अमायरा के कंधे पर लगे कट के निशान में वह टाँका लगाने के लिए अमायरा के एनेस्थीसिया देते हैं, तब वह सब हैरान रह गए कि अमायरा पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हो रहा था। एक सीनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर तनिष, अब हम क्या करें? पेशेंट पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हो रहा है और अगर हमने घाव पर अभी टाँके नहीं लगाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर बिना एनेस्थीसिया के टाँके लगाए तो पेशेंट शायद वह दर्द बर्दाश्त ना कर पाए और हम फिर आगे का प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। तनिष्क को भी समझ नहीं आ रहा था कि अमायरा पर एनेस्थीसिया का असर क्यों नहीं हो रहा। वे अपने बालों को पकड़ कर बैठता, कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अमायरा ज़्यादा होश में नहीं थी, पर वहाँ मौजूद लोगों को देख पा रही थी। तनिष्क, आई एम इन पेन, आई कांट बियर दिस पेन, अमायरा धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। केवल रास्ते में था, क्योंकि उसे अमायरा के बारे में कुछ पता चल चुका था। वह यह बात बस केवल को पता थी कि अमायरा पर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तनिष्क घबरा कर बोला, हमें कुछ तो करना होगा। अमायरा उसकी तरफ देखते हुए कमज़ोर आवाज़ में बोली, आई नीड पॉइजन। अमायरा को पता था कि उस पर शायद ही अब कोई दवा असर करे। अमायरा का चेहरा लाल था, एकदम से उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। सभी डॉक्टर ने उस पर दर्द के राहत दिलाने की कोशिश की, पर वह सब सफल नहीं हुई, क्योंकि पिछले कई साल पहले अमायरा के ऊपर कई सारी दवाओं का यूज़ किया गया था, जिस कारण आधे से ज़्यादा दवा तो उस पर असर ही नहीं करती थी। वही अमायरा की बात सुनकर तनिष्क गुस्से से बोला, शट अप। अमायरा बहुत ही नेगेटिव बातें कर रही थी, इसलिए तनिष्क को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अमायरा को डांटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर में केवल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसने अमायरा के लिए मेडिसिन स्किल काफ़ी पहले से सीखी थी। कुछ ही देर में वह भी आईसीयू में था। अमायरा पर नॉर्मल दवाइयों का असर नहीं होता था, इसलिए केवल ने उसे बेहोश करने के लिए आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया। भले ही उसका असर काफ़ी लेट था, पर थोड़ा बहुत अमायरा पर वह असर करता था। अमायरा का ट्रीटमेंट अब तेज़ी से चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तंश किसी हैवान की तरह खड़ा था। आज ऐसे लग रहा था इंसान नहीं, बल्कि साक्षात राक्षस लग रहा था। तंश के सफ़ेद शर्ट के 2 बटन खुले थे। भीगने के कारण उसकी शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नज़र आ रही थी। डेविल स्माइल करने हुए उसने अपनी दमदार आवाज़ में कहा, माई डियर बुल डॉग्स, योर फूड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू ईट? मेरे प्यारे बुल डॉग्स, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने है, क्या तुम उसे खाना पसंद करोगे? तंश ने इतने कहने पर एक बुलडॉग गार्ड की पकड़ से छूटा और भागते हुए श्रद्धा की तरफ आने लगा। वह बहुत खतरनाक लग रहा था। श्रद्धा, जो पहले ही परेशान थी, बुलडॉग को देखते हुए चिल्लाकर बोली, तंश, मैंने कुछ नहीं किया। तंश, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ इसे रोको, वरना यह मुझे मार देगा। श्रद्धा घबराते हुए खड़ी हुई। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था और कलाई से भी, क्योंकि तंश ने उस जगह को बेरहमी से काट दिया था। श्रद्धा डरते हुए मिस्टर जिंदल के करीब जाकर बोली, अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, अंकल प्लीज़ मुझे बचाइए, तंश पागल हो गया है, क्या कर रहा है वह? तंश के होठों की मुस्कान और भी ज़्यादा भयानक लगने लगी। ऐसा लग रहा था उसे मज़ा आ रहा है। एक गार्ड वहाँ पर चेयर ला देता है। तंश किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर बैठ गया। वह अपने हाथ में पकड़े लाइटर को कभी जलाता है और कभी बुझाता है। उसके पतले होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। जय चेयर के टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। उसे भी ये तमाशा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मिसेस जिंदल डरी हुई थी। वह घबराते हुए तंश के पास जाकर बोली, तंश, यह सब क्या है?
श्रद्धा मर जाएगी, उस डॉग्स को रोको, वह श्रद्धा को काट लेंगे। वह घबराते हुए तंश के हाथ पकड़ लेती है, पर तंश ने उनकी एक बात ऐसे इग्नोर किया जैसे उसे कोई सुनाई ही न दिए। श्रद्धा की हालत देखकर जय थोड़ा परेशान होकर बोला, लिटिल ब्रदर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसने कुछ नहीं किया है, पर इसे देखकर मज़ा आ रहा है। ये सुनते ही तंश की आंखें गहरी हो गईं। बुलडॉग्स उछलते हुए श्रद्धा के ऊपर कूद गया। डर के मारे श्रद्धा जमीन पर मुंह के बल गिर गई और सारी कीचड़ उसके मुंह पर लग गई। वही बुलडॉग अपनी नुकीले दांतों से उसके कंधे को फाड़ देता है। श्रद्धा की तो जान ही निकल गई। उसकी दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। आ मिसेस जिंदल को चक्कर आने लगे, क्योंकि वह एक नरम दिल की इंसान थी और वह सब नहीं देख सकती थी। मिसेस जिंदल रोते हुए तंश से बोली, तंश, तुम मेरे छोटे बेटे हो ना, ऐसा मत करो। तंश, तुम सबके अच्छे थे, तुम कैसे इतने किसी को मार सकते हो? तुम बुरे क्यों बन रहे हो? इतना कहते कहते वे लगभग बेहोश हो चुकी थी। जय ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। तंश ने उन्हें अंदर ले जाने का इशारा दिया तो जय मिसेस जिंदल को अंदर ले जाने लगा। वहीं श्रद्धा रोते हुए वह बुलडॉग को एक और बार अपने ऊपर अटैक करता रहा था। श्रद्धा की पूरी बॉडी पर अब खून नजर आ रहा था। यह देखकर तंश को अभी भी शांति नहीं मिल रही थी। तंश गार्ड्स को इशारा करता है तो गार्ड्स सारे बुलडॉग्स को एक साथ छोड़ देते हैं। अब सभी श्रद्धा की तरफ भाग रहे थे। श्रद्धा की आंखों में खौफ था। आह! उसकी चीख सुनकर इस बार मिस्टर जिंदल दिल भी धक सा हो गया। वे कड़क आवाज में तंश से पूछते हैं, आखिर इसने किया क्या है जो तुम इतने बेरहम बन गए हो? क्या तुम्हें पता है जिंदल विला में खासकर एक आर्मी ऑफिसर के सामने तुम जुर्म कर रहे हो? इसके लिए तुम्हें सज़ा हो सकती है और मैं अपने रूल्स को रेगुलेशंस के हिसाब से चलता हूँ। भले तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अगर तुम कुछ गलत करोगे तो सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। तंश बिना उन्हें देखे सरकास्टिक टोन में बोला, मिस्टर जिंदल, मैंने कुछ किया? मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हुआ हूँ। जो करें ये डॉग्स करें। अगर आप उन्हें सज़ा देना चाहते हैं तो प्लीज़ चाहिए और दीजिए, पर अगर उन डॉग्स ने आप पर अटैक किया तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा और सज़ा देने के लिए सबूत का होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि आपने सब देखा है तो कौन विश्वास करेगा? मिस्टर जिंदल कैमरा की तरफ इशारा करते हैं तो तंश गुस्से में हंसते हुए बोला, शायद आप भूल रहे हैं, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है और अगर आपने मेरा रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। मैं मॉम को दर्द नहीं देना चाहता। इतने गुस्से में मिस्टर जिंदल ने तंश को कभी नहीं देखा था। तंश ने देखा श्रद्धा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। बारिश के कारण उसका पूरा खून कई जगह पर फैला हुआ है, पर बुलडॉग्स अभी भी उसे निगलने को तैयार थे। उन सभी बुलडॉग्स के चेहरे पे खून लगा हुआ था। वो सभी डरावने लग रहे थे। मिस्टर जिंदल गार्ड्स को इशारा करते हुए बोले, श्रद्धा को अस्पताल लेकर जाओ। तभी तंश अपनी दमदार आवाज़ में बोला, बिल्कुल, इसे अस्पताल लेकर जाओ। भले इसने आराम से कहा था, पर उसकी बातों के पीछे की धमकी थी उसे गार्ड्स तुरंत समझ गए और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, भूलो मत, तुम लोग मेरे लिए काम करते हो। तंश आंखें चढ़ाते हुए चला गया। उसके साथ जय भी गया। मिस्टर जिंदल के चेहरे पे गुस्से के भाव थे। वे आज तक कभी तंश को समझ नहीं पाए, क्योंकि तंश काफ़ी मूडी था। वो वही करता था जो उसका मन करे, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मिस्टर जिंदल हमेशा उसे डांटते रहते थे और कभी कभी तो मारते भी थे। फिर भी तंश नहीं सुधरता था, बल्कि वह और ऐसे ही काम करता था जिससे मिस्टर जिंदल को गुस्सा आए। श्रद्धा की हालत देखकर मिस्टर जिंदल की आंखें काली हो गई, क्योंकि वह अपने सामने एक जुर्म को नहीं देख सकते थे। अगर श्रद्धा को कुछ हो जाता तो उन्हें आर्मी को जवाब देना पड़ता और तंश भी इसमें फंस सकता था। वहीं दूसरी तरफ अमायरा का इलाज तो सक्सेसफुल हो चुका था, पर इस बीच काफ़ी कुछ हुआ था जिससे तनिष्क और केवल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अमायरा को अभी भी इमरजेंसी में रखा गया था, क्योंकि सुबह उसकी जैसी हालत होगी उस हिसाब से उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना किया जाएगा। कुछ देर में वह तंश हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह पूरा भीगा हुआ था। अब जाकर उसे अपने पैर में कुछ अजीब महसूस हुआ तो वह घूर कर अपने पैर को देखता है।
तंश का फ़ोन ख़राब हो चुका था, इसलिए विश्वास अब उसे कॉल कर रहा था तो कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। तंश जैसे ही इमरजेंसी रूम के बाहर पहुंचा, उसे विश्वास वहां दिख गया। विश्वास ने कपड़े बदल लिए थे और उसके हाथ में एक बैग था। विश्वास उस बैग को तंश के तरफ करते हुए घबरा कर बोला, टीजे ये आपके कपड़े। और एक बैड न्यूज़ है, किसी ने कियाची को मार दिया। हम उसका पता लगा रहे हैं लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है इस इंसान कौन है। वह जो भी है बहुत शातिर है। तंश के एक्सप्रेशन सख्त हो गए पर वह कुछ नहीं बोला। वह अमहरा को मिलने जाना चाहता था। तभी तनिष वहां पर आया। पहले उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए, फिर वह तनिष के पैर को देखते हुए एक्सप्रेशन बदल कर बोला, पहले मुझे तुम्हारे पैर का इलाज करने दो। अगर इस हालत में अमहरा को मत मिलना, इन्फेक्शन का डर है। तनिष कुछ नहीं बोला, वो बस गुस्से से तनिष को देख रहा था। कुछ देर बाद तनिष के कैबिन में तनिष के पैर पर दवा लगाकर गर्म पट्टी बांध देता है। उसने उसे समझाते हुए कहा, अपने पैर पर अब ज़्यादा जोर मत देना। तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो चुका था पर अब फिर से पहले जैसी हालत हो चुकी है। तनिष ने देखा कि तनिष उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तनिष ने कपड़े चेंज किए और वहाँ उठकर जाने लगा। तभी तनिष अपने हाथ बांधते हुए मुंह बनाकर बोला, क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारी प्यारी वाइफी मुझसे क्या मांग रही थी? तनिष के कदम एकदम से रुक गए, उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। मैं अपनी गुस्से भरी नजरों से तनिष को देखने लगा। तनिष हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज वे मुझसे जहर मांग रही थी। जहर शब्द सुनते ही तनिष की आंखों में खून सवार हो गया। वह शांत पड़ चुका था मगर फिर से उसके अंदर का हैवान जागने लगा। वह काफ़ी डोमिनेटिंग और डरावना दिखने लगा। तनिष अपनी मुट्ठी इतनी कस के बंद कर लेता है कि उसके हाथों की नसें भी दिखने लगीं। उसके इस वक्त ब्लैक कलर का लोअर और कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वह पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तनिष अमहरा के पास बैठा था और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी सख्त थी। तनिष अमहरा को पीले पड़े चेहरे को देखता फिर धीरे से अपना राइट हैंड उठाकर उसके माथे को सहलाता है और फिर अमहरा के हाथ को हल्का सा किस करके सनक भरी आवाज़ में बोला, वाइफी, यू डिड नॉट डू दिस वेल, यू शुडंट हैव डन दिस, बट इट्स माई फॉल्ट। आई विल करेक्ट माई मिस्टेक एंड दिस टाइम यू विल गेट पनिशमेंट विच यू विल ऑलवेज रिमेंबर। वाइफी, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती है, मैं इस गलती को सही करूँगा और इस समय तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और जो तुम हमेशा याद रखोगी। तनिष का शरीर जितना काँप रहा था उससे ज़्यादा तो डोमिनेटिंग उसकी आवाज़ थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्से से काँप रहा है या किसी और कारण से। तनिष की आंखें लाल हो गई। वह अमहरा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है और धीरे धीरे उसके बालों को हाथ फेरते हुए उसे देखने लगता है। वह घंटों तक अमहरा को ऐसे ही देखता रहा और अनजाने में ही उसकी नज़र अमहरा के पेट पर चली गई। तनिष को सोचते हुए उसके हाथ को धीरे से अमहरा के पेट पर रखने वाला था पर अचानक वह अपने हाथ को रोक लेता है और धीरे से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। दूसरी तरफ तनिष अमहरा की रिपोर्ट को चेक कर रहा था। जितना वह रिपोर्ट को देख रहा था उतना ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए दांत पीस कर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? बेहतर होगा तनिष इसे ना देखे, क्योंकि अगर उसने ये रिपोर्ट देख ली तो पता नहीं क्या होगा। इतना कहते हुए रिपोर्ट को एक फाइल के अंदर डालकर रख देता है और अपने बाल को पकड़ लेता है। शायद कुछ सीरियस बात थी। बारिश आज नहीं रुकी। पूरी रात केवल बारिश में भीगता रहा। वह अस्पताल के गार्डन में खड़ा था। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। ऐसी ही रात बीत जाती है और सुबह भी बारिश हो रही थी। अमहरा की हालत थोड़ी ठीक थी इसलिए उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तनिष इस वक्त अपने उसके पास लेटा था। वह सीलिंग की एक टक घूर रहा था और कुछ सोच रहा था। वह पूरी रात जागा था। उसके चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं थे। तभी तनिष ने कुछ हलचल महसूस की। तनिष ने अपनी नज़र घुमाकर अमहरा को देखा जिसके होंठ हिल रहे थे। अमहरा के होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे। अमहरा को अपने शरीर में अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था पर एक बार के लिए तो वह कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने पहले तनिष का चेहरा नजर आया जो काफ़ी डरावना लग रहा था। एक पल के लिए अमहरा डर जाती है।
उसे डरता हुआ देखकर तंश के होठों पर ठेविल स्माइल आ गई। उसने अंगूठे से मसलते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, वाइफी, आर यू स्केर्ड ऑफ मी? अमायरा का दिल की धड़कनें बढ़ने लगी क्योंकि तंश पहले जैसा बर्ताव करने लगा था जब शुरू में वह गलती करती थी और तंश उसे पनिशमेंट देता था। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वह तंश की लाल आंखों को देखकर घबराते हुए बोलने की कोशिश करती है, तंश। तंश मुस्कुरा कर बोला, शांत हो जाओ। वैसे तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना चाहोगी, खाना या जहर? जहर शब्द सुनकर अमायरा की आंखें कन्फ्यूजन में छोटी हो गई। वह धीरे धीरे उसे कल रात की बातें याद आने लगती हैं तो उसे डर लगने लगता है। यह देखकर तंश की मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वह अमायरा की गालों पर धीरे से सहलाते हुए आगे बोला, मुझे लगता है खाने में जहर डालकर तुम खाओगी तो ज़्यादा टेस्टी रहेगा। तो बताओ किस डिश के साथ जहर चाहिए तुम्हें, मैं मंगा देता हूँ। वैसे लिक्विड पॉइजन चाहिए या फिर टैबलेट लोगी? बताओ ना वाइफी, शांत हो, मैं तुम्हारी भूख देख नहीं पा रहा हूँ। डर के मारे अमायरा का दिल धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे जिससे वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तंश उसकी आंखों में उसका डर देख पा रहा था। तंश धीरे धीरे उसके गालों पर अपनी पकड़ कसते लगा। तभी अमायरा घबराते हुए बोली, सॉरी। तंश अमायरा को बोला, वाइफी, सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, 7 जन्मों के लिए तुम्हारे साथ। ओह नो, हमने तो 2 बार शादी की है, तो 14 जन्मों के लिए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का कसम खाई है। अब यह छोड़ो, चलो बताओ कौन सी डिश ऑर्डर करूं मैं? तंश का बढ़ता हुआ गुस्सा बिल्कुल एक पागल सनकी की तरह था। अमायरा धीरे से उसकी शर्ट को अपनी पकड़ करते हुए हल्का सा बोली, मिस्टर लाइफलाइन, आई एम सॉरी। इस पर तंश गुस्से से अपना हाथ बेड से एक तरफ मार कर बोला, शट अप। अमायरा चौंक जाती है। वह डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। बिजली कड़कने की आवाज़ से अमायरा चौंक जाती है और उसकी पकड़ तंश पर कॉलर पर कस जाती है। उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तभी एक नर्स कुछ खाने के लिए लेकर आती है। वो बॉल में सूप लाई थी। उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और डायरेक्ट रूम के अंदर आ गई। मैडम, मैं आपको वॉशरूम लेकर चलती हूँ, फ्रेश होकर आप सूप पी लीजिए। वो नर्स से कहते हुए जैसे ही हमारे की तरफ हाथ बढ़ाती है तभी उसे डर लगने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नज़रें तंश की कठोर और डरावनी नज़रों से टकराई। वह नर्स अंदर तक डर से कांप गई। तंश उसे जानलेवा नज़रों से देख रहा था जैसे अभी और इस वक्त उसे जान से मार देगा। वह नर्स जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अमायरा को छू सके। बेचारी नर्स घबराते बोली, आई एम सॉरी सर। इसके आगे वह कुछ नहीं बोली और वार्ड से भाग गई। नर्स के जाने के बाद तंश सूप को देखता है। वह अपनी जेब में एक लिक्विड निकालकर उस सूप में अंदर डाल देता है। उसने सूप के बाउल को उठाया और फिर सूप को चम्मच से अच्छे से मिलाते हुए उसने थोड़ा सा सूप चम्मच में लिया और अमायरा के होठों के सामने ला दिया। अमायरा घबराते बोली, ये क्या है, तुमने इसमें क्या मिलाया? तभी तंश सरकास्टिक टोन में बोला, जहर। तुम नहीं तो खाना वाइफी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ओपन योर माउथ। अमायरा के दिल में धड़कनें फट रही थी। वह अपनी आंखें बड़ी करके घबरा कर बोली, हनी, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे जहर दे रहे हो? यह हल्का सा पीछे होने को कोशिश करती है पर अमायरा अंदर से कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसके लिए अपने शरीर को हिलाना बहुत मुश्किल था। तंश उसके बगल में बैठते हुए शांत आवाज़ में मुस्कुरा कर बोला, वाइफी, ओपन योर माउथ क्विक। अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस चम्मच को देख रही थी। वह अपने चेहरे पे दूसरी तरफ कर रहा था। वह देखकर तंश बाउल को टेबल पर रख देता है। वह बहुत शांत बर्ताव कर रहा था। अमायरा तंश के दोनों गालों पर हाथ रखती है और सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी। मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ, फिर भी गुस्सा कर रहे हो। उसकी आवाज़ का भी धीमी थी। तंश इस बार गुस्से से उसके गालों को दबाते हुए बोला, डैम इट, तुम पी रही हो या नहीं? अमायरा उसकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तंश की हालत उसे डरा रही थी और वो रोने लगी। तंश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वह धीरे धीरे अमायरा को सूप पिला देता है। अमायरा बस रो रही थी। तभी वार्ड के अंदर तनिष्क और हर्ष आ जाते हैं। यह सब देखते ही अमायरा रो रही है। वो तनिष्क परेशान होकर बोला,
लिटिल ब्रदर, तुम अपनी वाइफ को क्यों डरा रहे हो? उसकी हालत ठीक नहीं है। तनिष्क और हर्ष को देखते ही अमायरा जल्दी से तनिष्क के कॉलर को छोड़ देती है और उनकी तरफ उंगली से इशारा करके रोते हुए बोली, ब्रदर, इसने मुझे जहर पिला दिया। अमायरा एक छोटे बच्चे की तरह बुरी तरह रो रही थी। उसकी पूरी नाक लाल हो गई थी, पर तनिष्क स्पून से थोड़ा सा और सूप लेकर उसके मुंह में डाल देता है। हर्ष और तनिष्क चुपचाप खड़े थे। अमायरा इस बार सूप को थूक देना चाहती थी, पर हर बार की तरह तनिष्क इस बार में उसके मुंह को बंद कर देता है। इसलिए ज़बरदस्ती अमायरा को पूरा सूप अपने गले में नीचे उतारना पड़ा था। वह रोते हुए बोली, मुझे इसने जहर पिला दिया, अब मैं मर जाऊंगी। ज़रूर तुम्हें श्रद्धा से इंटरेस्ट आने लगा होगा, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता और न ही रोक पाएगा। उसके बहुत ज़्यादा रो लेने से उसकी सांस फूलने लगी थी। तनिष्क को गुस्सा करते हुए बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना उसे किसी भी तरह की टेंशन मत देना, पर तुम तो खुद टेंशन बनाकर उसे सर पर बैठे हो। तनिष्क गुस्से से उसकी तरफ देखता, फिर वह अमायरा को घूरते अपनी ठंडी और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, क्या तुम और कुछ भी खाना चाहती हो? अमायरा अपने आंसू पोंछते बोली, तुम एक साइको हो। तनिष्क उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रखता है और उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए अपने डोमिनेटिंग और डरावनी आवाज़ में बोला, यस वाइफी, आई एम साइको, आई एम टोटली साइको। इतना कहते हुए अमायरा के तंज से कुछ बालों को कानों के पीछे करता है और वहाँ से चला जाता है। तनिष्क वहीं रखी एक छोटी सी बोतल को देखता है जिसमें तनिष्क ने कुछ लिक्विड बाउल में डाला था। ये अमायरा को रिलैक्स करते हुए बोला, रिलैक्स हो जाओ अमायरा, ये जहर नहीं था, ये आयुर्वेदिक दवाई थी। ये सुनकर अमायरा अपनी लाल आंखों से तनिष्क को देखते हुए आंसू पोंछते बोली, सच्ची मैं नहीं मरूंगी? तनिष्क अपना सर हाँ में हिला देता है। अमायरा जब थोड़ी राहत की सांस लेती है तो उसके चेहरे पर सांस की लत लेती है कि उसने जहर नहीं खाया था। वह गुस्से से बोली, साइको, मुझे रुला दिया। अमायरा को आराम करने को बोलकर तनिष्क उसका चेकअप करता है। उसके बाद वार्ड से चला जाता है। हर्ष अभी वहीं रुका हुआ था। तनिष्क वार्ड से बाहर निकला तो तनिष्क कॉरिडोर में फ़ोन पर कुछ बात कर रहा था और वो बहुत सीरियस लग रहा था। तनिष्क उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों डरा रहे थे उसे? क्या तुम्हें पता है वह दोबारा बेहोश हो सकती थी? तनिष्क उसे जानलेवा नजरों से देखता है और फिर उसके कंधे पर रखा तनिष्क का हाथ हटाकर मन में बोला, सच में ये साइको ही है। फिर मुंह बनाकर बोला, अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया, श्रद्धा को किसी ने गोली मार दी है। खैर यह अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारा चांद सा रोशन चेहरा जो देख लिया था। बेहतर होगा इसी तरह मास्क में रहो, क्योंकि उन सब ने अगर तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में चली जाएगी। तुम्हें हर तरह बस खतरा ही खतरा है, इसलिए बिना मास्क के कहीं ना जाना और गलती से भी अपनी आंखों से लेंस मत निकालना। इतना कहते हुए चला गया। तनिष्क के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर सीरियस होकर दोबारा फ़ोन पर बात करने लगा। कुछ देर बाद बात करने के वापस वार्ड में अंदर आ जाता है। हमारा पूरी तरह से भूल गई थी कि तनिष्क ने उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कहा था। वह लगातार तनिष्क को घूर रही थी। उसको यह महसूस हो रहा था वह अमायरा को इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन को कुछ चेक करने लगता है। अमायरा लगातार उसे देख रही थी जैसे कि उसे खा जाएगी। वहीं दूसरी तरफ केवल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह इस वक्त अस्पताल के पार्किंग में खड़ा था। वह पूरी तरह भीगा था और अभी भी बारिश में भीग रहा था। वह तो मनीषा उसे ज़बरदस्ती पार्किंग में ले आई थी। केवल उसे गुस्से से घूरते बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मनीषा एक्सप्रेशनलेस भाव में बोली, तुमने सबसे झूठ क्यों कहा अमायरा के बारे में? मुझे आज ही ये बात पता चली। केवल आंखें छोटी करके बोला, वैसे तुम्हारी प्यारी श्रद्धा मर चुकी है, क्या तुम्हें अफसोस नहीं? मनीषा कोल्ड वॉइस में बोली, मैंने जो सवाल किया है वह बताओ। क्या तुम सामने से लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हो? जो एक लड़की के पीछे छिप रहे हो? मानना पड़ेगा तुम्हें। लगता है तुम्हें खुद से कोई काम करना नहीं आता। कभी अमायरा तो कभी पिया। केवल उसे कार से सटाते हुए उसके गले को जोर से पकड़ कर बोला,
अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? ना मैं किसी के पीछे छुपाऊं और ना मुझे ज़रूरत है। मनीषा उसे उकसाते हुए बोली, तो तुमने सच्चाई क्यों छुपाई है? केवल गुस्से से अपना सॉरी केवल गुस्से से अपना आपा खोते हुए बोला, हाँ छुपाया मैंने सबसे कि असली माफिया मैं हूँ, अमायरा नहीं। इतना कहते हुए उसने अपने लाल आंखों में मनीषा को देखा। तभी उसे समझ आया उसने क्या कहा। वह अपने एक्सप्रेशन फिर से भावहीन करते हुए गुस्से से कार को मार देता है। उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी। वहीं मनीषा डेविल स्माइल करने लगती है। केवल उसे जानलेवा नजरों से देखकर वार्निंग देने को बोला, ये मेरा माफिया वर्ल्ड और अमायरा का मामला है, बीच में मत आना। कहकर वह गुस्से से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस में मिस्टर जिंदल परेशान होकर स्टडी रूम में बैठे थे। उनके सामने मिस्टर रायचंद बैठे थे, जो सुबह सुबह ही आए थे। स्टडी रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। मिस्टर जिंदल शॉक में थे। उन्होंने हैरानी से कहा, आप यह क्या करें मिस्टर रायचंद? इस पर मिस्टर रायचंद गहरी सांस छोड़ते बोले, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हमारा और हर्ष की शादी कर दो। उन्होंने जैसे ही ये कहा, अचानक उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ही आदमी पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। दोनों के ही चेहरों पर टेंशन थी। मिसेस जिंदल दरवाजे के पास खड़ी थी। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी, जो कि शॉक के कारण जमीन पर गिर गई थी। मिसेस जिंदल अपने कदम पीछे लेते हुए हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप सब पागल हो गए हैं? अम्मू और तंज की शादी हो चुकी है और आप लोग इसमें हर्ष को छोड़ रहे हैं। क्या आप दोनों को शर्म नहीं आ रही? मिस्टर जिंदल अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें समझाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। लेकिन मिसेस जिंदल कुछ भी नहीं सुनती और वह भागते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यह गलत है। वह वहाँ से जा पाती उससे पहले मिस्टर जिंदल हिम्मत करके बोले, इस्माइली अमायरा की बेटी है। यह सुनते ही मिसेस जिंदल के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बात पर अगर अमायरा सच में इस्माइली की बेटी है तो उनका शरीर डर से कांप रहा था तंज के बारे में सोचकर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यश को होश आ गया था। उसे कल ही होश आ गया था, पर वक्त चुपचाप बेड पर बैठा था। उसके सामने एक नकाबपोश खड़ा था। यश किसी को फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने हैरानी से कहा, क्या यह सच है? अगर यह सच है तो तंज को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। हो सकता है इन भाइयों के बीच ही दुश्मनी आ जाए और लोग सही कहते हैं और अमायरा कुछ भी कर सकती है। उसके होठों पर डेविल स्माइल थी। कुछ देर बात करने के बाद वह कॉल कट कर देता है और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वह अपनी मुट्ठी कसते बोला, मैं जिंदल खानदान को नहीं छोड़ूंगा, पर पहले मुझे माँ से मिलना होगा। यश क्यूरियसिटी होकर नकाबपोश को देखता है। उसे उम्मीद थी कि उसे डिस्चार्ज कराएगा और यहाँ से निकालेगा ताकि वह किया से मिल सके, पर उसे नहीं पता था कि किया मर चुकी है। अमायरा का वार्ड। तंज को काम करते करते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। अमायरा उसके बाद ज़्यादा नाराज़ थी, इसलिए वह बात नहीं कर रही थी। तंज की बात नहीं कर रहा था। एक अजीब सी शांति वार्ड के अंदर फैली हुई थी। तंज ने काम करते हुए टाइम देखा तो सुबह के 11 बज चुके थे। उसने अपना सारा काम खत्म किया और फिर उठकर अमायरा के पास आ गया। अमायरा को लगा वह उसके माफ़ी मांगने आया है, इसलिए उसे अंदर से अच्छा लग रहा था। मगर तंज ने उसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। वह उसके पास आकर उसका टेम्परेचर चेक करता है और फिर उसके हॉस्पिटल गाउन में आगे के 2 बटन खोलने लगा। यह देखकर अमायरा घबराते हुए बोली, यह क्या हरकत है? तंज उसे गुस्से से देखता और फिर हॉस्पिटल गाउन को उसके कंधे से नीचे करके उसके घाव को चेक करने लगा। अमायरा के गाल अचानक शर्म से और गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल गाउन को उसके कंधे से नीचे करने के कारण उसकी आगे की बॉडी विजिबल हो रही थी। तंज की नज़र पटी से होते हुए अमायरा की सॉफ्ट बॉडी पर पड़ी तो उसकी आंखें गहरी होने लगी। अमायरा उसकी नज़रों को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे खुद से दूर करती है।
पर तंश के इरादे कुछ अलग ही थे। वो झुककर अमायरा को सीने पर बने अपने नाम के टैटू को किस करता है और नीचे बढ़ने लगता है। तंश के लिप्स के टच से सीने पर महसूस करते ही अमायरा उसके कंधे को कस के पकड़ लेती है। अंदर से उसे बेचैनी हो रही थी और तंश को दूर कर रही थी, पर वो हो नहीं रहा था। कुछ देर बाद तंश उससे अलग होता है तो अमायरा घबराते हुए चादर से खुद को ढकते हुए गुस्से से बोली, क्या तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते? कोई आ गया तो, और गंदी हरकत कर रहे हो। लेकिन तंश के कानों में जैसे जूं ही नहीं रहेगी और अमायरा मुंह बनाकर उसे देखती है। उसे तंश का फ़ोन निकाला लिया। अचानक उसे तंश के फ़ोन में आए मैसेज को पढ़ लिया तो जोर से चिल्लाई, नहीं! तो तंश के कान के पास चिल्लाई थी तो तंश गुस्से में उसका तरफ देखने लगा। अमायरा चिल्लाते हुए दर्द में चीख पड़ी। उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। तंश उसके यहाँ से फ़ोन छीनते हुए दांत पीस कर बोला, क्या तुम चुपचाप थोड़ी देर बैठ नहीं सकती हो? अमायरा अपने दर्द को इग्नोर करते हुए घबरा कर बोली, आज पेपर है, मुझे पेपर देना है, मैं फेल हो जाऊंगी। और तुम यहाँ क्यों हो? तुम एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गए? तंश बिना भाव के उसे देखने लगा। अब वह कुछ नहीं बोला। अमायरा अपने होठों को चबाते हुए अचानक तंश के शर्ट को पकड़कर उसके कमर पर गले लगाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह बोली, बेबी, कॉलेज तो तुम्हारा ही है, मुझे पास करा दो ना। तंश का एक असूल था, वह न कभी खुद चीटिंग करता था और न दूसरों को करवाता था। वह अमायरा को घूरते कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप। अमायरा मुंह बनाकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पास करा दो वरना मैं फेल हो जाऊंगी, फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी बात तो सब मानते हैं। उसने बच्चों जैसा चेहरा बना लिया। वह तंश से नाराज़ थी, मगर अपना काम निकलवाने के लिए उसने अपनी नाराज़गी को थोड़ा साइड में रख दिया। मगर तंश उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। वह अमायरा के गाउन को सही कर देता है। अमायरा उसकी कमर को नहीं छोड़ रही थी और वो उसे कसकर पकड़ते बोले, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले बोलो तुम मुझे पास करा दोगे। तंश दांत पीसते उसके हाथ को छुड़ा रहा था। अचानक कोई दरवाज़ा खुलकर अंदर आता है और बिना देखे ही बोला, मिस्टर जिंदल, आपकी वाइफ 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। अमायरा को ही एकदम से झटका लग गया था। वह तो बोल ही नहीं पा रही थी। वह हकलाते बोली, क्या? क्या कहा? प्रेग्नेंट? वह भी 3 बच्चों के साथ? कहते हुए अचानक से चक्कर आने लगा और वह सदमे के कारण बेहोश हो गई। सो इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार पड़ो को सम्मान। राधे राधे।